बच्चों, कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी विषय के भी प्रश्न आते हैं। इसीलिए आज मैं आपको हिंदी भाषा और उसके स्वरूप के विषय में बताऊंगी। हिंदी भाषा और उसका स्वरूप, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले, यानी कि हिंदी के हम वर्ण ले लें, समास ले लें, संधि ले लें, लेकिन यदि हम उसकी बेसिक को ही नहीं जानेंगे तो वो चीज़ एक रटी हुई चीज़ हो जाएगी जो कि फटाफट हमारे दिमाग से हट जाती है। इसीलिए हमें हर चीज़ को बेसिक से समझना चाहिए ताकि आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहें, बल्कि हर जगह आपका कमांड रहे। तो बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। यहाँ पर बोलने से समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं, गुणों, क्रियाओं के लिए प्रत्येक भाषा में अलग अलग ध्वनि प्रतीक होते हैं। जैसे हिंदी में जिसके लिए जल या पानी प्रतीक है, उसके लिए अंग्रेजी में वाटर, रूसी में बदा प्रतीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये प्रतीक क्या है? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति हिंदी तो जानता है लेकिन उसे इंग्लिश नहीं मालूम। अब इंग्लिश वाले व्यक्ति को कोई हिंदी वाला ये कहेगा कि पानी ले आओ, तो अब वह व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि पानी क्या चीज़ है। इसलिए हर चीज़ के, हर विषय के, हर भाषा के प्रतीक बनाए हुए हैं, और इन प्रतीकों को हम यादृच्छिक रूढ़ भी कहते हैं। इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि भाषा के को जो हम जानते हैं वो कुछ लक्षणों के द्वारा हम उनको पहचान लेते हैं कि क्या है। तो भाषा का संबंध बच्चों मूलतः ध्वनि यानी बोलने से होता है। भाषा में ध्वनि संकेत होते हैं, और भाषा के ध्वनि संकेत कैसे होते हैं? यादृच्छिक यानी कि रूढ़ होते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों की एक निश्चित व्यवस्था भी होती है। भाषा का प्रयोग भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होता है, यानी कि हम अपने जो विचार हैं, अपने जो भाव हैं, उनका आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा एक सामाजिक व्यवहार भी है। यह व्यक्तित्व को दर्शाता है तथा संस्कृति को विकसित करता है। अब आप कहेंगे व्यक्तित्व को कैसे दर्शाता है? तो व्यक्तित्व को इसलिए दर्शाता है बच्चों कि मानिए कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो उनमें जो बोलने का तरीका है, तो कई बार हम कहते हैं कि ये सभ्य व्यक्ति है, ये असभ्य व्यक्ति है। जो गाली गलौज करता है हम उसके लिए कह देते हैं ये असभ्य है, क्योंकि असभ्यता से वो बातचीत कर रहा है। तो यदि हम शब्दों का चुनाव सही करते हैं, भाषा का सही प्रयोग करते हैं, तो वह भाषा हमारे व्यक्तित्व को भी निखार करके ले आती है और हमें आगे बढ़ाती है। भाषा उन ध्वनि समूहों का भी संयोजन है जिनसे बने हुए शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। भाषा एक ऐसी कला है जो मौखिक रूप से वाणी द्वारा उच्चारित होकर मनुष्य के भाव प्रकट करती है। मैंने बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि हम अपने विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? अपने भाव प्रकट करते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए होती है, हम जो उस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो किसके थ्रू भेजते हैं? हम भाषा के माध्यम से। और जो लिखित रूप है, उस लिखित रूप में लिपिबद्ध होकर उन्हें व्यापक बनाने में सहयोग देती है। और इसमें ध्वनि, पद, अर्थ और वाक्य मिले हुए होते हैं, और उन्हें आधार बनाकर व्याकरण शास्त्र उनकी क्या करता है? विवेचना करता है। यानी कि अब आप मेरे से पूछेंगे कि व्याकरण है क्या चीज़? तो बच्चों, व्याकरण शब्द वि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के योग से बना है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा की वर्णमाला, शब्द रचना और वाक्य योजना के नियमों की जानकारी करते हैं, और उसे शुद्ध रूप से बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं और समझना सीख जाते हैं। क्योंकि अगर आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ण वगैरह एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन अगर हम उसको शुद्ध रूप से नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मार्क्स ही नहीं आएंगे हमारे। इसीलिए व्याकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि शब्दानुशासन किसको कहा जाता है? तो व्याकरण को कहा जाता है कि जिसमें शब्दों का अनुशासन है। अब भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा ये भाषा का बहुत पुराना रूप है। इसका प्रयोग हम बोलकर करते हैं। यह बोलना, सुनना वक्ता और श्रोता के बीच आमने सामने होता है। मतलब समझ गए ना कि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? फ़ोन है, रेडियो है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति एक तरफ होता है तो दूसरा व्यक्ति बहुत दूरी पर होता है।
इसलिए क्या होता है कि वो क्षणिक होता है और अस्थायी होता है। और जो हम मौखिक रूप में बोलते हैं बच्चों, वो क्षणिक इसलिए होता है कि हमने जो बोला वो सुनने वाले ने थोड़े समय तक तो अपने दिमाग में रखा, उसके बाद वो कई बार भूल जाता है कि उस व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा था या मैंने उससे क्या कहा था। तो ये क्या है, अस्थायी रूप है। और फ़ोन और रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर पर एक व्यक्ति एक तरफ बैठा होता है, दूसरा व्यक्ति बहुत दूरी पर बैठा होता है, इसलिए एक पक्ष सामने नहीं भी होता है, लेकिन वो भाषा कौन सी होती है, मौखिक होती है। क्योंकि फ़ोन के थ्रू हम सुनते हैं, रेडियो में भी हम सुनते हैं, टीवी पे आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्ति बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर में भी केवल आवाज़ होती है, हम सुनते हैं। तो वो क्या रूप हो गए, क्षणिक और अस्थायी। अब भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा में भाव और विचारों को लिखकर हम उन्हें स्थायी रूप दे देते हैं। लिखित भाषा के दो पहलू होते हैं, लेखन और पठन, यानी कि लिखना और पढ़ना। विचार विनिमय और पारस्परिक संबंधों को आसान, सुलभ यानी आसान बनाने के लिए ही क्या हुआ है, लिपि का निर्माण हुआ है। जैसे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ। अब आप लोगों को जैसे पता ही है कि पहले गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, वहाँ पर गुरुजी बोलते थे, बच्चे सुनते थे और सुन करके उसे कंठस्थ कर लिया करते थे। लेकिन क्या होता था, वो चीज़ क्षणिक रहती थी, इसलिए उसको लिपिबद्ध किया गया। अब जैसे रामायण है, इसको लिखा वाल्मीकि जी ने, महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा, तो वो लिखित रूप हमारे पास में है। इसीलिए हमें रामचंद्र जी का और महाभारत के पांडव, कौरव, कृष्ण सबके विषय में डिटेल में पता होता है। क्यों? क्योंकि वो लिखित रूप है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं, लिपि कह देते हैं। इसी प्रकार भाषा आत्मा है तो लिपि क्या है बच्चों, उसका शरीर है। इस प्रकार मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर विचार प्रकट करते हैं, लेकिन लिखित भाषा में इन ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। ये लेखन चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिखित भाषा में हर ध्वनि का लेखन चिन्ह होता है, जो क्या कहलाता है बच्चों, वर्ण कहलाता है। अब कुछ हमारी प्रमुख भाषाएं भी हैं और उनकी लिपियाँ भी हैं, तो हम जान लेते हैं कौन कौन सी लिपियाँ और कौन कौन सी भाषाएं। जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, इसकी लिपि कौन सी हो गई, रोमन। संस्कृत की लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। अरबी भाषा की लिपि कौन सी हो गई, अरबी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो गई, देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी हो गई, गुरुमुखी। तमिल भाषा की लिपि कौन सी हो गई, तमिल। सिंधी भाषा की लिपि कौन सी हो गई, फारसी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी हो गई, फारसी। देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि भी कहते हैं। यह प्रश्न भी कई बार आया है कि नागरी लिपि कौन सी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि है कौन सी, देवनागरी। मराठी, नेपाली, मैथिली, डोगरी और कोंकणी की लिपि भी देवनागरी ही है, यानी कि ये भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। अब भाषा परिवार बहुत बड़ा है बच्चों। भाषा के विषय में कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी कि थोड़े दूरी पर ही वाणी बदल जाती है, बोली बदल जाती है। विश्व भर की जो लगभग 3000 भाषाओं को क्या कर दिया गया है, 12 प्रमुख भाषा परिवारों में बांटा गया है। कितने प्रमुख परिवारों में बांटा है, 12 परिवारों में, जिनमें 12 परिवारों के नाम हैं भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, अमेरिका, कॉकशस, सुडानी, बुशमैन। सबसे बड़ा भारोपीय परिवार है, जो अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में फैला हुआ है। इसकी एक प्रधान शाखा भारतीय आर्य भाषा है, जिन्हें प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक कालों में बांटा गया है। प्राचीन काल की भाषाओं में संस्कृत भाषा प्रधान है। आप तो जानते हैं कि संस्कृत से ही सब कुछ निकली हैं भाषाएं, जिससे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। मध्यकालीन भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की गणना होती है। अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, जिनमें हिंदी भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी को शौरसैनी अपभ्रंश से निकला हुआ एक ऐसा रूप माना जाता है, जिसकी अनेक बोलियां हिंदी प्रदेश में प्रचलित हैं। उसमें राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी प्रदेशों की अनेक उपभाषाएं भी समाविष्ट हैं, यानी मिली हुई हैं। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी आदि भाषाएं उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अब
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत भी किस में है? अवधी में है। सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा और विद्यापति ने मैथिली में पदावली की रचना की। ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है वो विद्यापति की पदावली से ही प्रारंभ हुआ। अब ये भी परीक्षा में कई बार आ जाता है कि रामचरितमानस की रचना किस उसमें है, तो आपको क्या लिखना है? अवधी में। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो है वो किस में है? वो भी अवधी में ही है। सूरसागर किस में है? ब्रज भाषा में है। और मैथिली विद्यापति जी ने जो लिखा उसकी पदावली की किस में है? मैथिली में है। दिल्ली जो कि राज्य शासन का केंद्र था, उसके आसपास की भाषा खड़ी बोली कहलाती थी। विदेशी मुसलमान शासकों ने भारत को हिंद कहा और यहाँ की भाषा को हिंदवी। जब सब ब्रज और अवधी को अपना रहे थे तब सर्वप्रथम 13वीं-14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदवी को काव्य की भाषा बनाया। हिंदवी का ही एक अरबी फारसी मिश्रित रूप दक्षिण में मुसलमान शासकों के साथ पहुंचा, जिसे दक्खिनी कहा गया। ज्ञान विज्ञान, एक मिनट में आपसे ये भी कह दूं कि ये प्रश्न है दक्खिनी वगैरह ये भी आते हैं एग्ज़ाम में कि दक्खिनी किसे कहा गया, तो जो दक्षिण में मुसलमान शासकों के साथ पहुंचा था उस भाषा के रूप को हम क्या कहते हैं? दक्खिनी। ठीक है। ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए हिंदी सशक्त माध्यम बनी।